Hey guys, a very warm welcome to today's session जहां पे मैं और आप डिस्कस करने वाले हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए लिखी गई है विथ मी अंकना योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांतु। सो लेट्स बिगिन। बच्चों, इससे पहले कि हम ये जाने कि ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, वी नीड टू नो कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, व्हाट आर दे। फंडामेंटल नाम से ही समझ आ रहा है दैट दीज आर द बेसिक ड्यूटीज दैट यू एंड आई नीड टू फुलफिल, जो मुझे और आपको एज अ सिटीजन ऑफ आवर नेशन हम ओ करते हैं और हमें फुलफिल करना ही चाहिए। बच्चे, डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी जब भी हम कहते हैं वी से दैट डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा वो बनाई हुई चीज है जो लोगों के लिए, मतलब सेंटर ऑफ फोकस तो इट्स ऑल पीपल, इट्स ऑल सिटीजन्स। तो अगर सिटीजन्स ही सब कुछ है तो क्या सिटीजन्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपने देश की तरफ? बिल्कुल बनती है। और इसी मॉरल ऑब्लिगेशन को, इसी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने नाम दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का, जहां पे हम ये एज सिटीजन इंश्योर करते हैं कि हमारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इंटैक्ट रहे, हमारी यूनिटी इंटैक्ट रहे, हमारा पेट्रियोटिज्म इंटैक्ट रहे, देशभक्ति में, एकता में कहीं पे भी कोई कमी ना आ पाए, इतना तो हम एज सिटीजन ओ करते हैं अपने नेशन को। तो इन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम जानेंगे आज इन नेक्स्ट 11 मिनट्स। तो मैंने टाइमर लगा लिया है, आप भी लगा लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। बच्चे, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं हमने समझ लिए, लेकिन ये आखिर लिखी कहाँ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहां पे हर एक पार्ट जो है एक सब्जेक्ट से डील करता है, जिसके अलग अलग आर्टिकल्स लिखे गए हैं। उसी में पार्ट 4A में हमें मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 बेसिकली डील करता है विद DPSPs विच इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहां पे पार्ट 4A में हमें मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके आर्टिकल 51A में। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये हमेशा से वहां था? ऑफ कोर्स हमेशा से वहां था, लेकिन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे टिल 1976 विद द 42nd अमेंडमेंट। जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे वो 10 थे। आफ्टर द नेक्स्ट अमेंडमेंट विच वाज द 86th अमेंडमेंट, नॉट नेक्स्ट, 86th अमेंडमेंट विच हैपेंड इन 2002, हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दिया गया विच इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन। एक्चुअली ये जो अमेंडमेंट हुई थी, यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था। तो जब फंडामेंटल राइट आया, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई हमारे सर पे, जो कि अच्छे के लिए आई ऑफ कोर्स। उसके बारे में हम करेंगे डिस्कस बिगिनिंग नाउ। बच्चे, याद रखना दैट फंडामेंटल ड्यूटीज shall be the duty of every citizen of India and we the people are going to follow it. Beginning with number 1, सबसे पहला fundamental duty to abide by the constitution and respect its ideal and institutions, the national flag and the national anthem। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी उसमें लिखा गया है एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये हमारी ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे करें फॉलो। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल्स, वहाँ जिन प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है, गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, उनकी बात हम माने, उनको हम फॉलो करें, उनकी तरफ रिस्पेक्टफुल रहें। साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग नेशनल सिंबल्स है, जैसे कि फ्लैग, एंथम, वी डू नॉट डिस्कार्ड देम, वी डू नॉट डिसरिगार्ड देम एंड वी आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इट, not disrespectful, right? Moving to the second one, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। यानी कि जो principles, जो ideas, जो आपके ideals follow किए थे हमारे freedom fighters ने, उसी को हम भी फॉलो करें, उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन ना कर दे, उसकी बेइज्जती ना करें, या फिर बिल्कुल वही उल्टा कर दे जो उन्होंने हमें नहीं बोला था। ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत की थी, अपना खून पसीना सब कुछ बहाया था, ताकि मैं और आप आज आज़ादी की सांस ले सके। तो ये ज़रूर हमारी ड्यूटी बनती है उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। नेक्स्ट इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी क्या होती है बच्चे? द पावर टू बी एबल टू रूल योर ओन कंट्री, टू मेक योर ओन डिसीजंस, टू हैव योर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, अपना कंट्रोल वहीं पे रखना। तो हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे गवर्नमेंट की कंट्रोल अपने हाथों से, हमारी बागडोर अपने हाथों से छूटने लगे, हमारी एकता, हमारा जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब होने लगे, हमारी पीस डिस्टर्ब होने लगे, या हमारे देश के रिस्पेक्ट पे किसी भी तरह से आ जाए। So how the unity, the integrity and everything, the control of our family is in our hands as a member of that family, वैसे ही एक सिटीजन के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे देश के लिए भी हमारी बनती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then it is to defend the country and render national service when called upon to do so। बच्चा, render का मतलब सिंपली होता है to give or to provide, यानी कि जब भी हमारे देश को हो हमारी ज़रूरत, हम हमेशा हमारे देश के लिए खड़े हो, क्योंकि हमारा देश हमारे लिए पहले से हमेशा ही खड़ा है। इट इज ऑलवेज देयर फॉर अस।
Next is to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. तो काफी भारी शब्द यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, इसको फटाफट ब्रेक डाउन करते हैं. हमें प्रमोट करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमारी हार्मनी को, पीस को, एकता को, इन सबको इंटैक्ट रखना है अपने डिफरेंसेस के ऊपर उठ करके, राइट. हमारी स्पिरिट जो है वो बनी रहनी चाहिए, ट्रांसेंडिंग यानी कि टू गो बियॉन्ड डिफरेंसेस. जो भी हमारी डाइवर्सिटी है वो कभी हमारे बीच की खलल नहीं बननी चाहिए. दैट शुड नॉट बी अ डिस्ट्रप्शन, इट शुड इन फैक्ट बी अ फैक्टर, द ब्यूटी ऑफ आवर यूनिटी. ठीक है. साथ ही साथ अपने आप को उस चीज से दूर रखना और हटाना और उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड और डिसरिगार्ड करना जो कि औरतों की इज्जत पे आंच लेकर आए. Next is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. हमारा composite culture है, यानी कि अलग अलग हिस्सों से हम बन करके इकट्ठे हुए हैं. In different parts we have different culture, different languages, different food habits. तो हम तो बच्चे unity में, diversity में दिखाते हैं unity. तो इसी unity को हमें intact रखना है और हमारे heritage को preserve करना है, value करना है. अगर मैं और आप नहीं करेंगे as citizens of India तो कोई और तो नहीं करेगा. बाहर के लोग तो आ करके उसको plunder ही करेंगे यार, है ना. Next is to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures. यानी कि सिर्फ इंसान और देश की बात नहीं हो रही है, environment की भी बात हो रही है, because environment ultimately also affects nation. ये सबका है, मेरा, आपका, nation का, सबका है. तो हमें सिर्फ अपने देश और देशवासियों की तरफ ही नहीं, हमें अपने environment की तरफ भी रिस्पेक्टफुल होना होगा. सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं, जानवरों की तरफ, प्लांट्स की तरफ भी कंपैशन दिखाना होगा, उनका भी ध्यान रखना होगा, उनकी तरफ भी रिस्पेक्टफुल होना होगा, जैसे हम हर एक फेलो इंडिविजुअल के साथ होते हैं जो कि हमारे नेशन का हिस्सा है. वैसे तो सिर्फ नेशन नहीं, दुनिया भर के साथ होना चाहिए, बट यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, है ना. तो बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ, विच इज अगली ड्यूटी की तरफ, विच इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. बच्चा देश डेवलप नहीं करेगा अगर मैं और आप डेवलप नहीं करेंगे. तो ये साफ साफ बोला गया है कि हर एक इंडिविजुअल को ट्राई करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड स्ट्राइव कि हमारा टेम्परामेंट जो है, हमारा टेम्पर जो है वो साइंटिफिक हो, यानी कि लॉजिकल हो, रैशनल हो. हम सीखें, हम समझें कि आखिर इसके पीछे का वाई क्या है, हाउ क्या है, व्हाट क्या है, राइट. साथ ही साथ हम रिस्पेक्ट करें ह्यूमनिज्म को. ह्यूमनिज्म मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ह्यूमन एस्पेक्ट को मद्देनजर रखना, ह्यूमंस को सबसे ऊपर रखना, राइट. ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करना, तो इसको रिस्पेक्ट करना. इंक्वायरी की स्पिरिट होना, यानी कि जानने की क्यूरियोसिटी होना कि ये क्या है, ये क्यों है, वो भी एक साइंटिफिक टेम्पर का अप्रोच है. एंड ऑफ कोर्स टू रिफॉर्म, अगर कुछ पता चले जो हमें पहले नहीं पता था तो वो चेंजेस भी अंदर लाना. ये नहीं कह देना कि भाई नहीं पता था तो क्या हुआ, अब जो है सो यही है, नहीं. सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वो चेंजेस लाना. Point number 9, duty number 9 is to safeguard public property and to abjure violence. abjure मतलब publicly promise कर देना, कह देना कि इसको हमने छोड़ दिया है, वायलेंस हम कभी भी नहीं अपनाएंगे. दिस वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी, याद रखिएगा. तो जब हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी की बात की थी, दूसरा कहीं ना कहीं वहां से ही निकल के आ रहा है. लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना. बच्चा पब्लिक प्रॉपर्टी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर एवरीबडी, हर किसी को बिलोंग करती है, मेरा, आपका, सबका. ट्रेन्स, पार्क्स, हैंड पंप्स, ये जब सब कुछ, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, एवरीथिंग, द पब्लिक वॉशरूम्स दैट हैज बीन क्रिएटेड, अगर मैं और आप नहीं साफ रखेंगे, मैं और आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम अपने देश के स्पिरिट को, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं हार्म करें और उन सारे लोगों की ज़रूरतों पे बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं जिन्हें उसकी सच में बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है. तो इन चीज़ों को मेंटेन करना और वायलेंस का रास्ता कभी भी नहीं अपनाना, कह देना कि इस सिस्टम में हम बिलीव नहीं करते हैं, वायलेंस में हम बिलीव नहीं करते हैं. Next one is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. यानी कि अपने ऊपर, अपने अपने मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे कॉन्स्टेंटली काम करते रहना. अगर मैं और आप एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव नहीं करेंगे, अगर हर एक इंडिविजुअल एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव नहीं करेगा, तो नेशन एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव नहीं करेगा, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है. मैं और आप वो बूंद है जो इस बड़े से देश के सागर का हिस्सा है. मैं और आप जब तक मिल करके काम नहीं करेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा. तो ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डेवलपमेंट में, अपने प्रोग्रेस पे, अपने बेटरमेंट पे ध्यान दे, ताकि आगे चल करके वो नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे और अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट नेशन आगे बढ़े. ये हमारी ड्यूटी है. एंड विच ब्रिंग्स मी टू द फाइनल फंडामेंटल ड्यूटी, पॉइंट नंबर 11.
who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 to 14 years. बच्चा राइट टू एजुकेशन जो 86 अमेंडमेंट के साथ 2002 में इन्वॉल्व किया गया था, उसमें यही लिखा गया था कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल का है डिजर्व्स टू बी एडुकेटेड। जो एजुकेशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट आखिर इन बच्चों को देगा कौन, कौन प्रोवाइड कराएगा? तो याद रखना, इस वाले फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब साफ साफ ये है कि हर एक इंसान जो एक गार्डियन है या फिर पेरेंट है, जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे हैं या फिर जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, ये मैंने आपको हाउ टू सेव अ छोटो वाली चीज में भी बताया था कि गार्डियन कौन होता है। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एल्डर को दी जाती है हु बिकम्स द गार्डियन ऑफ दैट चाइल्ड, और उसकी वेलफेयर, उसकी भलाई, उसका सब कुछ डिसीजन मेकिंग उस इंसान पर डिपेंड करता है। तो ये हर एक पेरेंट और गार्जियन की जो है ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि उस बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है, स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से। So with this guys we have learned all our fundamental duties. आप बिल्कुल मत भूलना कि आप ऐसी चीजें और भी सीख सकते हो with the Vedantu Pro subscription. आप इसको सब्सक्राइब कैसे कर सकते हो? तो लिंक is given in the description box. It is also pinned in the comment section. ANKPRO ANK Pro is the coupon code that you guys can apply. इससे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। Now I hope that you guys learned something new today, that you guys did learn कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। guys do tell me कि कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे इन द कमेंट सेक्शन, एंड कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जो आपने अब तक फॉलो नहीं की है बट डेफिनेटली करना चाहोगे।